जीवन की उत्पत्ति के संबंध में ओपेरिन की परिकल्पना को स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया और नाइट्रोजनी बेसेज प्यूरिन और प्रिमनिन के निर्माण को स्पष्ट किया। इसके पश्चात आदि सागर के गर्म सूप में विभिन्न अणुओं में परस्पर प्रतिक्रिया होने लगी। फलस्वरूप नए नए यौगिक बनते रहे। आदि सागर के जल में घुले जटिल कार्बनिक यौगिकों के विद्युतावेशी प्रोटीन अणु एकत्रित होकर बड़े कोलाइडी कणों कोलाइडल पार्टिकल्स का निर्माण किए, जो छोटे छोटे समूहों में एकत्रित होकर अघुलनशील बूंदों के रूप में कोलाइडी तंत्र बनाए। प्रत्येक बूंद के चारों ओर प्रोटीन अणुओं के विद्युतावेशी एवं चिपचिपेपन के कारण जल की छोटी छोटी बूंदें चिपक जाती थी, जिन्हें सिडनी फॉक्स ने प्रोटीनाइड माइक्रोस्फीयर्स कहा, जो बाद में अधिक बड़े व घने होते गए और इस कोलाइडी तंत्र के बन जाने से बड़े अणुओं का निर्माण हुआ। ओपेरिन ने इन्हें कोएसरवेट्स नाम दिया। माइक्रोमियर्स या कोएसरवेट्स को ही प्रथम जीवों के अग्रदूत या पुरोगामी रचनाएं माना गया है। इन रचनाओं को प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर, प्रोटोबायन्ट्स या प्रोटोसेल्स कहा गया है। कोएसरवेट्स जल में घुलते नहीं थे, बल्कि अपनी सतह पर जल का अधिशोषण करके एक आवरण कला या कवरिंग मेम्ब्रेन बनाते रहे। कैल्शियम, आयरन, तांबा आयनों से मिलकर प्रोटीन्स ने एंजाइम्स अथवा कार्बनिक उत्प्रेरकों का कार्य किया। फलस्वरूप किण्वन व अवायवीय श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरह क्रियाएं होने लगी और सूर्य की पराबैंगनी किरणों की ऊर्जा द्वारा कोएसरवेट्स जल से कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण करने लगे और इन्हीं से परपोषित पोषण प्रारंभ हो गया। सफल कोएसरवेट्स जो बन जाते थे, उनमें एंजाइम्स द्वारा प्रतिक्रिया के कारण स्वद्विगुणन व स्व उत्प्रेरक तंत्र की क्षमता उत्पन्न होती चली गई। आज की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की न्यूक्लियोप्रोटीन्स अर्थात डीएनए व आरएनए में सेल डिवीजन के समय इनका स्वद्विगुणन होता है। न्यूक्लिक एसिड में आनुवंशिकी इकाई के रूप में जीन्स होते हैं, जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्षणों की जन्मपत्री ब्लूप्रिंट की भांति पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। आजकल के विषाणुओं अर्थात वायरसेस की भांति न्यूक्लियोप्रोटीन्स निर्जीव कण होते हैं, लेकिन सजीव कोशिका में पहुंचने के बाद सजीव की भांति क्रियाएं करने लगते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1970 में न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स के आरएनए बहुलकों का कृत्रिम संश्लेषण किया था, अर्थात इन्होंने प्रयोगशाला में जीन का निर्माण किया था। इसके बाद प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया और आसान होती गई। इस प्रकार सिद्ध हो गया कि जीवन की उत्पत्ति आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के विषाणु जैसे कणों के रूप में हुई है। आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी के इतिहास के प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। प्रारंभिक जीव परपोषी एवं अवायवीय थे, अर्थात बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते थे। ओपेरिन के अनुसार जिन कोएसरवेट्स में न्यूक्लियोप्रोटीन्स का संश्लेषण हुआ या जिन्होंने आदि सागर से न्यूक्लियोप्रोटीन्स को ग्रहण कर लिया, वे ही प्रारंभिक कोशिका रूपी जीवों में बदल गए। कालांतर में इनके जीन्स में आकस्मिक परिवर्तनों अर्थात जीन उत्परिवर्तनों के कारण इनमें कुछ विशिष्ट कोशिकांग बनते रहे
और इनके लक्षणों में विभिन्नताएं विकसित होती रही। फलस्वरूप जीन्स में परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण नए नए कोशिकांगों का निर्माण होता चला गया। ओपेरिन की परिकल्पना के 7वें चरण में रासायनिक स्वपोषण या रासायनिक संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जिसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं। रासायनिक स्वपोषण सल्फर बैक्टीरिया प्रारंभ कर दिए और ऊर्जा उत्पादन प्रारंभ किए, जैसे कि किण्वन या फर्मेंटेशन क्रिया में होता है। 6CO2 + 12H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से CO2 मिलकर के ग्लूकोज, जल और सल्फर का निर्माण करना प्रारंभ कर दिए। आदि सागर से मैग्नीशियम पोरपायरिन से वर्तमान पादपों के पढ़रिन जैसे हरे रंग के पदार्थ का निर्माण हुआ। इसे जीवाणु पढ़रिन या बैक्टीरियल क्लोरोफिल कहा जाता है। इसके बाद 6CO2 + 12H2S कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना प्रारंभ किए और ग्लूकोज से सल्फर का निर्माण प्रारंभ हो गया। अब पॉलहरिन की उत्पत्ति हो गई थी। सूर्य के प्रकाश में जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया किए तो ऑर्गेनिक मैटर ग्लूकोज का निर्माण करना प्रारंभ किए। फलस्वरूप सल्फर की जगह ऑक्सीजन उत्पन्न होना प्रारंभ हो गई और जितने स्वपोषी शैवाल की तरह से पौधे थे वो ऑक्सीजन का निर्माण करना प्रारंभ किए। फलस्वरूप पृथ्वी पर बहुत तेजी से ऑक्सीजन की क्रांति हुई। इस ऑक्सीजन की क्रांति हेतु ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल कहते हैं, इन्होंने ऑक्सीजन को उत्पन्न कर दिया। ओपेरिन की परिकल्पना के अनुसार सबसे पहले अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ, जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स का अर्थात DNA और RNA का निर्माण किए। इन पर पानी की बूंदें पड़ जाने से कोएसर्वेट्स बने और कोएसर्वेट्स जीवाणुओं या विषाणुओं की भांति न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से मिलकर के विषाणु की तरह के सूक्ष्म जीवों का निर्माण आदि पृथ्वी पर हो गया। इसके बाद पॉलहरिन की उत्पत्ति के बाद साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन क्रांति उत्पन्न किए और प्रोकैरियोटिक जीवों से यूकैरियोटिक या केंद्रक युक्त जंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो गया, जिसे प्रोटिस्टा वर्ग के जंतु कहा जाता है। ओपेरिन की परिकल्पना के 8वें चरण में यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा अर्थात केंद्रक युक्त सरल जंतुओं का निर्माण हो गया था। ऑक्सीडेशन के बाद लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति अर्थात प्रकृति का जैव संतुलन अब प्रारंभ हो गया था। आज पृथ्वी पर सुकेंद्रकीय कोशिकाएं स्पष्ट 2 प्रकार की थी, क्लोरोफिल रहित और जंतु कोशिकाएं तथा क्लोरोफिल युक्त पादप कोशिकाएं। इन्होंने मिलकर प्रकृति में जैव संतुलन की स्थापना किया। इससे प्रकृति के सीमित पदार्थ का चक्रीय उपभोग होने लगा। आगे चलकर इन्हीं कोशिकाओं के क्रमिक विकास से जंतुओं और पादपों की विविध जातियों का निर्माण हुआ। अंत में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी पर सरल जंतुओं एवं पौधों का निर्माण हुआ होगा, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, पैरामीशियम, युग्लिना इत्यादि जंतु आपस में अलैंगिक जनन
और वर्धी जनन प्रारंभ किए। फलस्वरूप नए नए जंतुओं का निर्माण होता गया। उत्परिवर्तन और जीन आनुवंशिकी के द्वारा ही यह संभव हो सका था। अब आधुनिक परिकल्पना के पश्चात यह सिद्ध हो गया कि पहले न तो मुर्गी आई न तो अंडा आया, सरल जीवों की उत्पत्ति हुई। केंद्रक विहीन जंतु थे, बाद में केंद्रक युक्त हो गए, एक कोष की जंतु बने, बहुकोष की जंतु बने। इसके बाद हम लोग प्रोटोजोआस, पोरिफेरस, एक्टेटा, इकाइनोडर्मेटा और लास्ट में कार्डेटा संघ के जंतुओं में समानताएं और विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे और इनके बीच की कड़ी के द्वारा हम दो वर्गों के बीच का प्रमाण उत्पन्न प्रस्तुत करेंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि जीवों की उत्पत्ति एक क्रमिक विकास के फलस्वरूप जीन्स और गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन और विभिन्नताओं के कारण ही उत्पन्न हुआ है।